15 साल की उम्र में मरियम की शादी एक ऐसे बुरे आदमी से हो गई जिससे सिर्फ अपनी औलाद चाहिए थी। शादी की रात जैसे ही वो बुरा आदमी मरियम के करीब आया तो मरियम बहुत ही घबरा गई थी। मरियम की चीख सुनकर उसके घर वाले कमरे में आ गए तो देखा कि बेडशीट पूरी लाल हो चुकी थी, लेकिन उस आदमी पर पता नहीं कौन सा भूत सवार था कि वो मरियम को छोड़ नहीं रहा था। और फिर ये कहानी इस छोटे से गांव की है जहां आज भी लड़कियों को अपनी मर्जी का कोई इख्तियार नहीं है। वहां के लोग आज भी पुराने रस्म व रिवाज के नाम पर अपनी बेटियों को छोटी उम्र में ही ब्याह देते हैं। एक ऐसी ही रस्म व रिवाज के नाम पर मरियम की जिंदगी को भी सूली पर चढ़ा दिया गया था। अभी तो मरियम के खेलने कूदने की उम्र थी। इस मासूम सी बच्चे की उम्र तो सिर्फ 15 साल ही थी। इसको तो रिश्तों का सही से मतलब ही नहीं पता था जब इसे नए रिश्तों की डोर में बांधा जा रहा था। इस बच्चे से सिर्फ इतनी सी गलती हो गई थी कि इसने एक ऐसे गांव में जन्म लिया था जहां के लोग रस्म व रिवाज के नाम पर अपनी ही बेटियों की बहन चढ़ा देते थे। मरियम और उसके पास वाले घर में खेल खेल में अपने गुड्डा गुड्डियों की शादी करवा रहे थे। मरियम के पास उसकी गुड्डी थी और अली के पास उसका गुड्डा। दोनों ने ये गुड्डा गुड्डी गांव में लगे मेले में से एक साथ में ही लिए थे। अली और मरियम ने अपने गुड्डे गुड्डी की शादी में अपने दोस्तों और सहेलियों को भी बुलाया था। अभी तो मरियम और अली के गुड्डा गुड्डी की शादी पूरी भी नहीं हुई थी। इससे पहले ही मरियम के अब्बू ने आकर मरियम को उसकी शादी का जोड़ा दिया और कहने लगे, जाओ जाकर इससे पहन लो। मरियम ने खुशी से वो जोड़ा अपने हाथों में लिया और पूछने लगी, अबू क्या ये जोड़ा मेरे लिए है? अबू तुम ये जोड़ा मेरे लिए इसलिए लेकर आए हो ताकि मैं अपनी गुड्डी की शादी में पहन सकूं। उसके बाद मरियम ने इस खूबसूरत जोड़े को पहना और कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई कि तभी मरियम के अब्बू उससे कहने लगे, देखो अब तुम बड़ी हो गई हो, अब तुम्हारी कोई उम्र नहीं है गुड्डी गुड़ियों से खेलने की। इतना कहकर मरियम के अब्बू ने गुस्से से मरियम के हाथों से उसकी गुड़िया ले ली और कहने लगे, चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ, शाम को बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं। मरियम के अब्बू उसकी गुड़िया लेकर चले गए, लेकिन मरियम तो अपने खूबसूरत जोड़े को देखे जा रही थी। मरियम को अभी भी ये समझ नहीं आया था कि उसके अब्बू ने उसे इतना खूबसूरत जोड़ा क्यों लाकर दिया था। वो तो अपने आप में ही बड़बड़ाए जा रही थी कि न जाने आज अब्बू को क्या सूझी जो वो मेरे लिए इतना प्यारा जोड़ा ले आए हैं। पहले तो कभी अब्बू ने ईद त्योहार पर भी इतना खूबसूरत जोड़ा लाकर नहीं दिया था। मरियम सिर्फ 6 साल की थी जब उसकी माँ उसे अकेला छोड़कर इस दुनिया से चल बसी थी। मरियम अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी और वो अपनी माँ की बहुत ही लाडली थी। मरियम भले ही सिर्फ 6 साल की थी, लेकिन उसे आज भी अपनी माँ की प्यार की वो झलकियां याद है, क्योंकि मरियम की माँ उससे बहुत प्यार करती थी। मरियम की माँ की मौत के बाद उसकी माँ के प्यार की कमी पास में रहते अली की माँ ने पूरी की थी, जिसे मरियम खाला कहकर बुलाती थी। अली की माँ और मरियम की माँ एक दूसरे की बहुत अच्छी सहेलियां बन गई थी। जब तक मरियम की माँ जिंदा थी वो दोनों जहाँ भी जाती थी साथ साथ ही जाती थी। मरियम की माँ की मौत के बाद मरियम ज्यादातर अली की माँ के पास ही होती थी, सिर्फ सोने के लिए ही अपने घर आती थी। मरियम ने अपने अब्बू का दिया हुआ जोड़ा पहन लिया जिसके पूरे लहंगे पर काम किया हुआ था। उसके साथ साथ मरियम का अब्बू मरियम के लिए सोने का हार और ढेर सारी चूड़ियां भी लेकर आए थे, जिसे पहनकर मरियम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। जब मरियम पूरी तरह से तैयार हो गई तभी अली की माँ उसके घर आ गई और कहने लगी, क्या बात है मरियम, आज तो तू परी लग रही है। तब मरियम कहने लगी, आप सच कह रही हैं खाला, मैं इसमें सच में परी लग रही हूँ। तब वो कहने लगी, अरे हाँ बाबा सच में आज तो तू परी लग रही है, लेकिन तू ये तो बता कि ये जोड़ा तुझे किसने ला कर दिया। तब मरियम कहने लगी, खाला ये जोड़ा तो अब्बू लाए हैं मेरे लिए, कह रहे थे कि आज बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं तो मुझे अच्छे से तैयार होने को कहा है। मरियम के मुंह से ये सुनते ही अली की मां नसीम अपने आप में ही बड़बड़ाने लगी। इसका मतलब ये सुनकर मरियम बहुत खुश हो गई और कहने लगी, सच में खाला, क्या सच में मेरी गुड्डी की तरह आज मेरी भी शादी हो जाएगी? क्या आज मुझे मेरा गुड्डा मिल जाएगा? ये सारे सवाल पूछते हुए मरियम बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि उसके लिए तो शादी का मतलब नए कपड़े पहनना, तैयार होना ही था। उससे तो ये पता नहीं था कि शादी होने के बाद
उसे अपने अब्बू का घर हमेशा के लिए छोड़कर जाना होगा। मरियम को तो बस इतना ही पता था कि पहले शादी होती है और फिर गुड्डा वापस अपने घर लौट जाता है, जैसे मरियम अपनी गुड्डी अपने साथ वापस ले आती थी। लेकिन नसीम तो सब कुछ जानती थी, इसलिए जैसे ही उसे पता चला कि आज मरियम की शादी होने वाली है, उसके चेहरे पर खुशी के बजाय मायूसी छा गई थी, क्योंकि नसीम खुद भी इस रस्म की भेंट चढ़ चुकी थी, इसलिए कम उम्र में ही अपने माँ बाप का साथ छूटने के दर्द से गुजरी थी। लेकिन अब जब मरियम के अबू ने मरियम की शादी का फैसला कर ही लिया था, तो भला नसीम इसमें क्या कर सकती थी। नसीम अपनी ही सोच में गुम थी कि तभी मरियम ने नसीम से फिर से पूछ लिया, बताओ न खाला, मैं इस जोड़े में परी लग रही हूँ या नहीं। तब मरियम के मासूम चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा, तू तो आज इतना कहकर नसीम ने अपनी आंखों से काजल लेकर मरियम के कान के पीछे काला टिक्का लगा दिया और फिर सोचने लगी कि आज मरियम की माँ जिंदा होती तो शायद मरियम को इसकी भेंट चढ़ने से रोक लेती। उसके बाद नम आंखों से नसीम ने मरियम का बाकी बचा हुआ मेकअप पूरा किया और उसे बिल्कुल एक परी सी, एक प्यारी सी गुड़िया की तरह तैयार कर दिया। आज सच में वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। लंबे काले बाल, भूरी भूरी आंखें, दूध जैसा सफेद रंग, मानो कोई परी आई हो। मरियम तो बिना मेकअप के ही इतनी खूबसूरत लगती थी, लेकिन आज तो शादी ने मरियम के रूप को और भी निखार दिया था। मरियम को अच्छा अच्छा खाना खाने का बहुत शौक था और आज उसे सबसे ज्यादा खुशी तो इस बात की थी कि आज उसे बहुत अच्छा खाना खाने को मिलेगा। लेकिन इस मासूम को ये कहाँ पता था कि शादी वाले दिन दुल्हन को तो पूरा दिन भूखा रहकर रखना पड़ता है। मरियम अभी तो सिर्फ 15 साल की बच्ची थी, इसे भला ये सब कैसे पता होता। शाम होते ही मरियम की बारात भी आ चुकी थी, लेकिन बारात में सिर्फ कुछ ही लोग शामिल थे। अपनी बारात को देख मरियम नसीम से कहने लगी, देखो खाला, मेरा गुड्डा आ गया। नसीम ने मरियम से कहा, अभी खामोश बैठ जाओ। मरियम, नहीं तो तेरे अबू फिर से तुझ पर गुस्सा करेंगे। थोड़ी ही देर में तेरा ब्याह हो जाएगा, तब जैसे जैसे मौलवी करने के लिए कहेंगे ठीक वैसा वैसा ही करना। मरियम ने हाँ में सर हिलाते हुए धीरे से कहा, ठीक है खाला। और फिर थोड़ी ही देर में मौलवी भी आ गया और उन्होंने जो भी कहा वो ऐसा ही करती गई। मरियम का होने वाला दूल्हा 6 फीट का काफी हट्टा कट्टा मर्द था। दूल्हे के गले में हार पहनाने के लिए मरियम के अबू ने उसे गोद में उठाया था। हार पहनाना निकाह के बाद हमारा ये रिवाज था, तब जाकर कहीं मरियम ने अपने दूल्हे के गले में हार पहनाया था। ये सब देखकर तो मौलवी भी हैरान हो गए थे और फटी फटी आंखों से मरियम के अबू की तरफ ही देख रहे थे। अपनी शर्म को छुपाने के लिए मरियम के अबू मौलवी जी से कहने लगे, वो क्या है ना कि दूल्हा कद काट में बहुत ही अच्छा खासा है और बच्ची का हाथ गले तक नहीं पहुंच रहा था, इसलिए हार पहनाने के लिए गोद में उठाना पड़ा है। मौलवी हैरत से ये सब कुछ देख रहे थे और फिर कहने लगे, आप जो भी कर रहे हैं वो बहुत ही गलत कर रहे हैं। कानून के मुताबिक आप इस बच्ची की शादी 18 साल की उम्र से पहले नहीं कर सकते, ये कानून जुर्म है। तब मरियम के अबू कहने लगे, देखिए बात यह है कि आजकल मैं बहुत ही ज्यादा बीमार रहने लगा हूँ और इस बच्ची की माँ यानी कि मेरी बीवी भी फौत हो गई है। कल को अगर कुछ हो जाएगा तो मेरी इस बच्ची का क्या होगा और कौन इसे संभालेगा। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जाने से पहले ही मेरी इस बच्ची की शादी एक ऐसे घर में कर दूं जहाँ इसे कभी कोई भी तकलीफ ना हो और मैं सुकून से मर सकूं। ये बात सुनकर मौलवी साहब चुप हो गए और शादी खत्म होने से पहले मरियम को भी बाकी दुल्हनों की तरह रोजा रखवाया गया था, इसलिए उसे बहुत जोरों की भूख लगी थी। शादी खत्म होते ही नसीम जल्दी से मरियम के लिए खाना लेकर आई और उसे अपने हाथों से खाना खिलाने लगी, ये सोचकर कि पता नहीं फिर कभी ऐसा मौका मिलेगा जब वो मरियम को अपने हाथों से खाना खिला पाएगी। खाना खाकर जैसे ही मरियम कमरे से बाहर निकली तो देखा कि बाहर तो बहुत सारे आदमी बैठे हुए थे और पड़ोस से कुछ औरतें भी आई हुई थी जो बिना पलक झपकाए बस मरियम को ही देखे जा रही थी। उसके बाद नसीम ने मरियम को ले जाकर एक आदमी के पास बिठा दिया और ये वही आदमी था जिसके गले में हार डालने के लिए मरियम के अबू ने उससे अपनी गोद में उठा लिया था। मरियम बड़ी हैरत से उस आदमी को देखे जा रही थी, क्योंकि इस मासूम को तो ऐसा लगा था कि उसका गुड्डा तो उसकी उम्र का ही होगा। नन्ही सी मरियम सोच में पड़ गई कि भला ये आदमी मेरा गुड्डा कैसे हो सकता है।
मरियम कब से यही सोच रही थी कि उसका तो गुड्डा कोई और होगा। अपने दिमाग चल रहे सवालों का जवाब ढूंढने के लिए मासूम मरियम सहन में हर तरफ अपनी नजरें दौड़ा रही थी कि अब कहीं से उसे इसका गुड्डा दिख जाएगा। लेकिन जब मरियम को अपनी उम्र का कोई गुड्डा नजर नहीं आया तो वो पास में बैठे आदमी से सवाल करने लगी, अंकल मेरा गुड्डा कहाँ है? अभी अभी मेरी उससे शादी हुई है लेकिन मेरा गुड्डा तो मुझे कहीं नजर ही नहीं आ रहा। मरियम के सवाल पर वो आदमी गुस्से से तलमला उठा और कहने लगा, चुप कर लड़की, तेरा बाप होगा अंकल। उस आदमी के इस तरह गुस्से करने पर मरियम बहुत ही ज्यादा डर गई और खामोश होकर बैठ गई थी। मरियम बहुत ही ज्यादा डर गई और खामोश होकर बैठ गई। कुछ ही देर बाद मरियम की रुखसती का वक्त भी आ गया। तब उसे पता चला कि अब इसे हमेशा के लिए अपने अब्बू के घर को छोड़कर जाना पड़ेगा। लेकिन मासूम मरियम उसके लिए अभी तक तैयार नहीं थी, इसलिए वो जोर जोर से रोए जा रही थी और बोले जा रही थी, अब्बू मुझे नहीं जाना, मैं तो आपके साथ ही रहना चाहती हूँ। इसके बाद मरियम रोते हुए जोर जोर से नसीम को पुकारने लगी और कहने लगी, खाला मैं नहीं जाना चाहती कहीं भी, मैंने अब्बू के साथ ही रहना है। तब नसीम मरियम के पास आई और उसे समझाते हुए कहने लगी, मेरी बेटी अब तो ब्याह हो गया है, मेरी बेटी अब तो ब्याह हो गया तेरा, अब तो जाना जरूरी है। कुछ ही देर बाद रोते बिलखते मरियम अपने अब्बू की दहलीज पार करके उस आदमी के साथ जा चुकी थी। उस आदमी ने मरियम को कार में बिठाया और खुद भी जाकर उसके पास में बैठ गया। उस आदमी को अपने पास बैठा देखकर मरियम बहुत ही घबरा गई थी और उसका दिल जोरों से धड़कने लगा था। लेकिन फिर कुछ बाद वो नॉर्मल भी हो गई जब उसे नसीम की कही बात याद आ गई। नसीम ने मरियम को खामोश करने के लिए कहा था, रो मत बेटी, आज के दिन तो वहां गुजारेगी, कल तो वापस आ जाएगी। मासूम मरियम ने यह समझ लिया था कि वो सिर्फ एक दिन के लिए ही किसी और के घर में जा रही है, क्योंकि उनके गुड्डा गुड्डी की शादी में भी तो ऐसे ही होता था कि कुछ वक्त के बाद गुड्डी अपने घर वापस आ जाती थी और अगले दिन फिर से गुड्डा गुड्डी का ब्याह रचाया जाता था। वो इन्हीं बातों में खोई हुई थी। उस आदमी ने मरियम का हाथ पकड़ लिया और उस आदमी के हाथ पकड़ते ही मरियम घबराहट के मारे कांपने लगी थी। वो आदमी बड़ी अजीब नजरों से मरियम को देख रहा था और उसके इस तरह देखने से मरियम को बहुत ही उलझन महसूस हो रही थी। मरियम अभी तक तो 15 साल की छोटी सी और मासूम सी बच्ची थी और जिन नजरों का वो सामना कर रही थी वो इस आदमी से बहुत ही ज्यादा डर गई थी। जब मरियम उस आदमी से अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश की तो उस आदमी ने मरियम का हाथ इतनी जोर से दबाया कि वो दर्द से चिल्ला उठी। मरियम ने उस आदमी से कहा कि मुझे दर्द हो रहा है, मेरा हाथ छोड़ो। तब वो आदमी कहने लगा, चुपचाप बैठी रहो, मेरी मर्जी मैं जो भी करूं। उस आदमी का ऐसा गुस्से वाला मिजाज देखकर मरियम पूरा रास्ता डरी हुई और सहमी हुई अपनी जगह बैठी रही। कुछ देर बाद वो आदमी मरियम को लेकर अपने घर पहुंच गया था। जैसे ही उस आदमी ने अपने घर का दरवाजा खटखटाया और जब दरवाजा खुला तो सामने एक जवान औरत खड़ी थी। उस औरत की उम्र 28 साल हो गई और वो औरत हैरत से मरियम को और उस आदमी को देखे जा रही थी। उस औरत को देखकर वो आदमी कहने लगा कि यहीं खड़ी रहोगी क्या? ये लड़की तेरी सौतन है। ये सुनकर उस औरत के चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन फिर भी वो औरत उस आदमी से कहने लगी, शादी करने से पहले इसकी उम्र का तो ख्याल कर लेता, कितनी छोटी सी बच्ची है। तब वो कहने लगा, मनहूस औरत, आजकल कुछ ज्यादा ही जुबान चलने लगी है तेरी, अपनी बकवास बंद कर और मुझे और मेरी बीवी को अंदर जाने दे। उस आदमी के इतना कहते ही सामने के कमरे से सफेद सूट पहने हुए एक औरत बाहर आई और आदमी पर चिल्लाने लगी, मत मारी गई है, इतनी छोटी सी लड़की से शादी करने में जरा भी शर्म ना आई। तब वो आदमी कहने लगा, अम्मा कोई गुनाह थोड़ी किया है, इससे मैंने शादी करके बीवी बनाई है। तुम्हारी इस लाडली बहू ने तो पिछले 9 साल में एक बच्चा ना पैदा करके दिया है। तब उस आदमी की माँ उससे कहने लगी, बच्चा पैदा करने की खातिर तुझे सिर्फ एक ही लड़की नजर आई? कम उम्र छोटी सी बच्ची को छोड़कर और कोई ना मिली? तू खुद शीशे में देख और जरा इस मासूम को देख। वो आदमी अपनी माँ से कहने लगा, बस बस अम्मा, बहुत हो गया, अभी मेरा वक्त खराब ना कर। इतना कहकर उस आदमी ने अपनी माँ को धकेल दिया तो वो बेचारी गिरते गिरते बच गई, क्योंकि उस आदमी की पहली बीवी ने अपनी सास को फौरन ही सहारा देकर गिरने से बचा लिया था। उस आदमी की पहली बीवी अपनी किस्मत पर रोए जा रही थी और वो आदमी मरियम का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में ले गया।
मासूम मरियम तो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये सब हो क्या रहा है और वो आदमी उसे कमरे में क्यों लेके गया है। उस आदमी ने कमरे का दरवाजा बंद किया तो मरियम बहुत ही डर गई थी और सहमी सी चुपचाप एक जगह खड़ी हुई थी। वो आदमी कहने लगा, ये लड़की जाकर बिस्तर पर बैठ जा, और अपने आप में ही बड़बड़ाने लगा। शादी का सारा मजा करकड़ा कर दिया उन दोनों औरतों ने। मरियम चुपचाप जाकर बिस्तर पर बैठ गई, लेकिन आज उसे एक अजीब सा डर महसूस हो रहा था। उस आदमी ने मरियम से कहा, मरियम एक बात कान खोलकर सुन ले, मेरा दिमाग आज वैसे भी बहुत गर्म हो गया है, तो अब मैं तेरे नखरे बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब जो कुछ भी मैं तेरे साथ करूं, ज्यादा रोने की या चिल्लाने की कोशिश भी मत करना, वरना आज तू बहुत पछताएगी। उन दोनों औरतों ने मिलकर जो मेरा दिमाग खराब किया है, उनका सारा गुस्सा मैं तुझ पर निकाल दूंगा। समझ गई ना मरियम? उस आदमी की बातों का मतलब समझ तो नहीं पाई थी, लेकिन डर जरूर गई थी, और इसी डर की वजह से उसने हाँ में सर हिला दिया। लेकिन फिर वो मरियम के करीब आकर बैठ गया और उसने मरियम का चेहरा अपने हाथों में लेते हुए कहा कि आज तू तो बहुत खूबसूरत लग रही है, तुझे देखकर मेरे जज्बातों का तूफान उभर आया। उस आदमी ने मरियम को मजबूती से पकड़ रखा था, और फिर जब उसने मरियम के चेहरे पर अपनी उंगलियां फेरनी शुरू कर दी, तब मासूम मरियम पूरी तरह से कांप गई थी। फिर वो आदमी अपनी बड़ी बड़ी मूंछों को मड़ोड़ते हुए, उस आदमी ने मरियम का दुपट्टा उतार कर साइड पर रख दिया और वो मरियम के बालों का जूड़ा खोलने लग गया। ये सब देखकर मरियम की हालत तो ऐसी हो गई थी कि उसका दिल तो जैसे अभी धड़कना ही छोड़ देगा। मरियम डर के मारे थर थर कांप रही थी और वो आदमी मरियम को बड़े गौर से देखे जा रहा था। वो कहने लगा, तो आज मुझे पागल कर रही है। इतना कहकर जो हरकत उस आदमी ने मरियम के साथ करना शुरू की थी, मरियम की हालत तो ऐसी हो गई थी कि काटो तो बदन में खून नहीं। मरियम जोर जोर से बचाओ बचाओ चलाने लगी। तब वो आदमी गुस्से से मरियम के गले पर अपना हाथ रखते हुए कहने लगा, क्या कर रही हो लड़की, चुप कर, नहीं तो गला घोंट कर रख दूंगा। कि तभी कमरे का दरवाजा जोर जोर से बजने लगा और उस आदमी ने ही मरियम को छोड़ दिया था, और फिर कहने लगा, इन दोनों औरतों को भी ठीक करके आता हूँ। जैसे ही उस आदमी ने कमरे का दरवाजा खोला, सामने उसकी माँ खड़ी थी और वो बहुत गुस्से में लग रही थी। उस आदमी की माँ ने उसके मुंह पर कसकर एक तमाचा दे मारा और कहा कि तू इंसान नहीं जानवर बना हुआ है। मुझे पता होता कि तू बड़ा होकर ऐसी ओछी हरकत करेगा तो मैं तेरे पैदा होते ही तेरा गला दुबा देती। इतना कहकर उस बूढ़ी औरत ने धक्का देकर अपने बेटे को पीछे किया और छोटी सी मरियम तो रोए जा रही थी और उसका पूरा का पूरा जिस्म कांप रहा था। उसकी माँ मरियम के पास आई और उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाने लगी, लेकिन तभी वो सामने आकर खड़ा हो गया और कहने लगा, माँ छोड़ो, ये मेरी बीवी है। और फिर अपनी माँ को बताने लगा कि मेरा इससे ब्याह हुआ है और इससे ब्याह करने की खातिर मैंने इसके अब्बू को पूरे 3 लाख रुपए नकद दिए हैं। तब इसकी माँ ने कहा कि अगर तू चाहे कि मैं इसे छोड़ दूं तो मेरे रास्ते से हट जा। इसकी उम्र नहीं कि वो ये तुझे झेल सके, लेकिन जब तक इसकी उम्र 18 साल की ना हो जाती, मैं इसके साथ इतना बड़ा जुर्म ना करने दूंगी। उसकी माँ बहुत गुस्से में थी और वो मरियम का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले गई थी। तभी सामने उसकी पहली बीवी भी वहीं खड़ी थी और वो अभी भी रोए जा रही थी। मरियम अपनी सास के साथ उनके कमरे में चली गई और उसकी माँ ने अपने कमरे में जाते ही दरवाजा बंद कर लिया और कुंडी भी लगा दी, और फिर मरियम के चेहरे को अपने हाथों में लेकर कहने लगी, इस जानवर ने इतना बड़ा जुर्म कर दिया तुझसे मैं नजरें भी नहीं मिला सकती। इतनी कच्ची सी उम्र में वो भी इतने बड़े इंसान के साथ ब्याने में तेरे अब्बू को भी शर्म ना आई। मरियम सिसकियां लेकर रो रही थी। इस बेचारी नन्ही सी जान को क्या पता था कि शादी क्या होती है। उसे क्या पता था कि ये सब क्या था जो रशीद उसके शोहर ने अभी कुछ देर पहले उसके साथ करने की कोशिश की थी। मरियम को तो रशीद नाम से ही डर लगने लगा था। उसने रशीद की माँ से कहा, माँ मुझे डर लग रहा है, वो फिर से मुझे अपने कमरे में लेकर तो ना जाएगा। तब रशीद की माँ कहने लगी, ना बेटी, जब तक मैं जिंदा रहूं कोई कुछ भी ना कर सकेगा। तू फिक्र ना कर बेटी, तेरे साथ कोई जुर्म ना होने दूंगी। उसके बाद रशीद की माँ ने मरियम को अपने सीने से लगाया और कहने लगी, कितनी बुरी तरह से कांप रही है मेरी बेटी, जिस्म बर्फ जैसे ठंडा पड़ रहा है। बेटी तू फिक्र ना कर, जब तक मैं जिंदा रहूंगी कोई भी हाथ ना लगा सकेगा। चल अब सो जा जल्दी से। माँ की ममता क्या होती है ये तो मरियम ने आज अपनी सास के सीने से लगकर महसूस किया था। फिर पता नहीं कब रोते रोते मरियम की आंख लग गई और फिर सुबह किसी शोर शराबे की वजह से उसकी आंख खुल गई थी। मरियम फौरन ही उठकर बैठ गई और उसे कमरे के बाहर से रशीद के लड़ने झगड़ने की आवाज आ रही थी। रशीद की माँ उस पर चला रही थी।
और झगड़े की आवाज सुनकर मरियम घबराकर एक कोने में जाकर छुप गई थी। थोड़ी देर बाद रशीद की माँ कमरे में आई और मरियम को डरा हुआ देखकर बोली, फिक्र ना कर, मैंने उस जानवर को समझा दिया है, वो दोबारा तुम्हारे पास नहीं आएगा। यूं ही दिन गुजरने लगे थे। पता नहीं रशीद की माँ ने उसे क्या समझाया था, क्या वो मरियम के करीब नहीं आता था। हाँ, ये बात जरूर थी कि रशीद को देखते ही मरियम अभी भी बहुत घबरा जाती थी। जब भी रशीद घर में होता था तो मरियम अपनी सास के कमरे में छुप कर बैठ जाती थी और अंदर से कुंडी भी लगा लेती थी। मरियम की सास बहुत ही अच्छी थी और रशीद की पहली बीवी अनम भी बहुत ही अच्छी औरत थी और वो दोनों मिलकर मरियम का बहुत ख्याल रखती थी। एक दिन अनम ने मरियम से पूछा, तुम कितनी पढ़ी लिखी हो? तब मरियम ने कहा, मैंने तो आज तक स्कूल की शक्ल तक ना देखी, मेरे अबू ने तो कभी मुझे स्कूल में दाखिल भी ना कराया। तब अनम कहने लगी, मैंने 10वीं क्लास तक पढ़ाई की है। और फिर उस दिन ही अनम ने घर में ही मरियम को पढ़ाना शुरू किया और 6 महीने में ही अनम ने मरियम को इतना कुछ सिखा दिया था कि वो इंग्लिश और उर्दू दोनों पढ़नी लिखनी आ गई थी। मरियम खुद ही पढ़ लेती थी और फिर अनम ने एक पास के ही स्कूल में मरियम का दाखिला भी करवा दिया। मरियम अपनी क्लास में सबसे बड़ी थी। 15 साल की उम्र में वो तीसरी क्लास में पढ़ रही थी। अब तो मरियम का पूरा दिन अपनी सास और अपनी सोतन के साथ बड़ी खुशी खुशी गुजरता था। लेकिन रात को जैसे रशीद के आने का वक्त होता था, मरियम डर के मारे अपनी सास के कमरे में छुप कर बैठ जाती थी। ऐसे ही करते हुए 2 साल गुजर गए और अब मरियम 17 साल की हो चुकी थी। इसी दौरान अली ने भी मरियम के स्कूल में दाखिला ले लिया था, क्योंकि मरियम के गांव के स्कूल में सिर्फ 5वीं जमातें ही पढ़ाया जाता था। इसलिए 5वीं जमात के बाद पढ़ने के लिए बच्चे आसपास के गांव के स्कूल में दाखिला ले लेते थे, क्योंकि अब गांव के बीच की दूरी ज्यादा न होने की वजह से बच्चे स्कूल आते जाते थे। अली और मरियम तो बचपन से ही अच्छे दोस्त थे, इसलिए अली के स्कूल में आने के बाद वो मरियम की पढ़ाई में बहुत ही मदद किया करता था। अली और मरियम की उम्र लगभग एक बराबर ही थी, लेकिन अली अब 9वीं में आ चुका था और मरियम अभी 6ठी जमात में ही पढ़ रही थी। मरियम की शादी के वक्त अली भी छोटा था, इसलिए उसे भी तब शादी ब्याह के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं था। एक दिन बातों बातों में अली ने मरियम से पूछा, मरियम सच्ची में तेरी शादी उस बूढ़े से हुई है? तब मरियम ने नजरें चुराते हुए हाँ में सर हिला दिया था। अली बहुत अच्छा लड़का था, वो बचपन से ही मरियम का बहुत ख्याल रखता था। लेकिन अब तो स्कूल में अगर कोई भी बच्चा मरियम को चढ़ाता था कि तुम इतनी बड़ी होकर अभी तक 6ठी क्लास में क्यों हो, तो अली मरियम की ढाल बनकर उन बच्चों के सामने आकर खड़ा हो जाता था। क्योंकि शादी के बाद मरियम बहुत ही डरपोक बन चुकी थी। शादी से पहले इतने बोलने वाली मरियम अब किसी को भी जवाब देने से भी बहुत जल्दी डर जाया करती थी। शायद इसकी वजह रशीद ही था, जिसके साथ शादी होने के बाद मरियम मर्दों से डरने लगी थी। एक बार मरियम जब स्कूल से घर वापस आई तो उसकी सोतन अनम बहुत रो रही थी और उसकी सास उसे चुप करवा रही थी। मरियम ने आते ही अपनी सास का पूछा, सासू माँ आप ही रो क्यों रही है? तब उसकी सास ने बताया कि अनम की माँ का इंतकाल हो चुका है। ये सुनकर मरियम की आंखों से भी आंसू आ गए, क्योंकि मरियम बचपन से ही अपनी माँ की ममता के लिए तरस रही थी। इसलिए मरियम को ये पता था कि माँ के ना होने का दुख क्या होता है। मरियम ने अपनी सोतन जैसी वो आपी, जिसे वो आपी कहकर पुकारती थी, उसके आंसू पहुंचे और उसे पानी भी पिलाया। लेकिन अनम तो अपनी माँ के गम में अभी भी बहुत रोई जा रही थी। मरियम की सास मरियम से कहने लगी, देख बड़ी बहू कि माँ का इंतकाल हो गया है तो हम सबको उनके जनाजे पर जाना पड़ेगा, लेकिन तू अभी छोटी है तो हम तुझे नहीं ले जा सकते। अनम को तो वहाँ रुकना पड़ेगा, पर मैं और रशीद कुछ घंटों में ही लौट आएंगे। तू हम सबकी फिक्र मत करना और हाँ खाना खाकर सो जाना। मरियम ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, जी सासू माँ। उसके बाद मरियम की सास, उसकी सोतन और रशीद अनम के मायके जाने के लिए घर से निकल चुके थे। उनके जाते ही मरियम ने घर का दरवाजा ठीक से बंद कर लिया और खाना खाकर सो गई थी। लेकिन कुछ देर बाद ही मरियम को जोर जोर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई थी। मरियम को ऐसा लगा कि उसकी सासू माँ वापिस आई होगी, इसलिए उसने बिना पूछे ही दरवाजा खोल दिया। लेकिन अपने सामने रशीद को खड़ा देखकर मरियम की तो सांसें ही रुक गई थी। मरियम डर के मारे पीछे हट गई और रशीद ने आते ही घर का दरवाजा बंद कर दिया और कुंडी भी लगा दी थी। मरियम जल्दी से अपनी सास के कमरे की तरफ भागने लगी ताकि कमरे का दरवाजा अंदर से बंद करके कुंडी लगा दे। लेकिन इससे पहले कि कमरे तक पहुंच पाती, रशीद ने मरियम की बाजू पकड़ ली और कहने लगा, आज मैं देखूंगा कि कौन बचाएगा तुझे। कम से कम उन दोनों औरतों ने कुछ वक्त के लिए ही सही, लेकिन अकेला तो छोड़ा। मरियम रशीद के आगे हाथ जोड़कर रोने लगी और कहने लगी, मुझे छोड़ दो। लेकिन रशीद मरियम से कहने लगा, बकवास बंद कर अपनी,
آج میں کچھ نہ سنوں گا۔ اتنا کہہ کر رشید مریم کو گھسیٹتا ہوا اپنے کمرے میں لے گیا اور دروازے کی کنڈی بھی لگا دی۔ رشید نے مریم کو بیڈ پر زور سے پٹکتے ہوئے کہا، تو میری بیوی ہے، میری ماں کو نہیں پتا وہ تجھے مجھ سے دور رکھ کر کتنا گناہ کما رہی ہے، لیکن آج میں دیکھوں گا کہ تجھے کون بچائے گا۔ اتنا کہہ کر رشید نے مریم کے منہ پر پٹی باندھ دی اور 6 فٹ کا ہٹا کٹا رشید مریم پر حاوی ہو چکا تھا اور آج اس نے میاں بیوی کے تعلق کی ہر حد پار کر دی تھی۔ معصوم مریم درد سے تڑپ رہی تھی، لیکن اس جانور جیسے انسان رشید کے سینے میں تو جیسے دل ہی نہیں تھا جو مریم کی تکلیف کو سمجھ پاتا۔ مریم تو رشید کے سامنے ایک کمزور لڑکی تھی جو اس کے گناہ کا شکار بن چکی تھی۔ مریم تو آج ایسا محسوس کر رہی تھی جیسے آج اس نے اپنی موت کا سامنا کر لیا ہو۔ مریم کی آنکھوں کے آنسو اس کے گالوں سے بہتے ہوئے تکیے میں سما رہے تھے۔ رشید اپنی منمانی کر چکا تھا اور اب اس نے مریم کے منہ سے پٹی بھی ہٹا دی تھی۔ پٹی کھلنے پر مریم نے مشکل سے گہری سانس لے پائی تھی اور اس کی بیڈ شیٹ پوری لال ہو چکی تھی۔ مریم کی ایسی حالت دیکھ کر وہ جانور رشید بہت ہی خوش ہو رہا تھا اور پھر وہ مسکراتے ہوئے نہانے چلا گیا۔ مریم کی طبیعت بہت ہی زیادہ خراب ہونے لگی تھی کہ تبھی گھر کا دروازہ ایک بار پھر سے زور زور سے کھٹکا تھا۔ رشید نہا کر باہر نکلا تو مریم کو دیکھ کر اس کے سامنے ہنس رہا تھا۔ مریم نے نفرت سے اپنا منہ موڑ لیا کیونکہ اسے رشید سے گھن محسوس ہو رہی تھی۔ گھر کا دروازہ کھلتے ہی مریم کی ساس بھاگتی ہوئی مریم کے کمرے میں آئی تھی۔ مریم اور اس کی بیڈ کی حالت دیکھ کر مریم کی ساس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ یہ سب دیکھتے ہی انہوں نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا اور ان کے منہ سے ہائے اللہ یہ سب کیا ہو گیا کی چیخ نکل گئی تھی۔ مریم کی ساس اس کے پاس گئی اور مریم کو اپنے سینے سے لگائے رونے لگی اور پھر اپنے بیٹے رشید کو برا بلا کہنے لگی، مجھے نہ خبر تھی بیٹی کہ وہ جانور مجھے وہاں اکیلا چھوڑ کر یہاں آ جائے گا۔ مجھے اس بات کی ذرا سی بھی بھنک لگتی تو میں تجھے اکیلا نہ چھوڑتی۔ مریم کی ساس مریم سے معافی مانگنے لگی اور کہنے لگی، بیٹی میں تجھے اس جانور کے ظلم سے بچا نہ سکی، مجھے معاف کر دے۔ اس کے بعد سے مریم کی ساس مریم کا بہت خیال رکھتی تھی۔ کچھ دن تک تو مریم اسکول بھی نہیں جا پائی تھی، بس بستر پر ہی پڑی رہتی تھی۔ مریم کی سوتن کو جب اس بات کا پتہ چلا تو وہ بھی رشید کو برا بلا کہنے لگی۔ انم نے پہلی بار اپنے شوہر کے سامنے اپنی زبان کھولی تھی اور کہا کہ رشید تو انسان ہی، تو جانور ہے۔ انم اور مریم کی ساس اب ہر رات مریم کو ہلدی والا دودھ پلانے لگی تھی تاکہ اس کے زخم جلدی سے بھر جائے۔ کچھ دن بعد جب مریم کی طبیعت تھوڑی ٹھیک ہوئی تو وہ پھر سے اسکول جانے لگی، لیکن اب اسکول میں بالکل چپ چپ سی رہتی تھی۔ علی مریم سے بات کرنے کی بہت کوشش کرتا تھا لیکن مریم اس کی بات کا کوئی جواب ہی نہیں دیتی تھی۔ ایک دن علی مریم کے لیے گڑیا لے کر آیا اور کہنے لگا، مریم تجھے گڑیا پیاری لگتی ہے نا؟ دیکھ میں تیرے لیے گڑیا لے کر آیا ہوں اور یہ گڑیا تو تیرے جیسی ہی ہے۔ مریم نے علی سے وہ گڑیا نہیں لی بلکہ گڑیا کو دیکھتے ہی مریم کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے تھے۔ مریم کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر علی بہت ہی پریشان ہو گیا تھا۔ علی مریم کے پاس بیٹھ کر اپنے رومال سے اس کے آنسو پونچھنے لگا اور کہنے لگا، کیا بات ہے مریم، تو بہت پریشان لگ رہی ہے۔ مریم نے کہا، مجھے گڑیا کی ضرورت نہیں۔ تب علی نے پوچھا کیوں؟ تو مریم نے کہا، کیونکہ اب میں چھوٹی نہیں رہی، اب میں بڑی ہو گئی ہوں اس لیے۔ علی کہنے لگا، کہاں بڑی ہو گئی ہے؟ جیسے پہلے تھی ویسے ہی اب ہے۔ یہ گڑیا میں تیرے لیے ہی لے کر آیا ہوں اور اب تو اس گڑیا کو لینے سے منع کر رہی ہے، اسے میری خاطر رکھ لے۔ علی کی باتیں سن کر تو مریم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اس سے پہلے کہ علی مریم سے اور کوئی سوال کرتا اس نے مریم کی گردن پر ناخنوں کے نشان دیکھ لیے تھے۔ علی اب شاید مریم کے رونے کی وجہ جان چکا تھا کیونکہ اسے یہ تو پتا ہی تھا کہ مریم رشید کی بیوی ہے، اس لیے اب علی کو مریم کو کچھ بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ مریم کے جسم پر لگے زخموں کے نشان دیکھ کر وہ گڑیا علی کے ہاتھوں سے چھوٹ کر زمین پر گر چکی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد علی مریم کے پاس آیا اور مریم کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے چپ کروانے لگا۔ مریم نے جب اپنا چہرہ اٹھا کر علی کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے لیکن وہ کچھ بھی بول نہیں پایا تھا۔ ایک مہینے بعد ہی جب مریم کی طبیعت بگڑنے لگی تو اس کی ساس اسے ایک ڈاکٹر کے پاس لے گئی تھی، لیکن ڈاکٹر نے جو خبر سنائی تھی وہ سن کر تو مریم کی ساس اپنا سر پیٹنے لگی تھی کیونکہ اتنی سی عمر میں مریم حاملہ ہو چکی تھی اور اسے ابھی تک کسی بھی چیز کی کوئی سمجھ نہیں تھی۔ اس حالت میں مریم کو کچھ بھی ہضم نہیں ہوتا تھا اور وہ جو بھی کھاتی تھی اسے الٹی ہو جاتی تھی اور الٹی ہونے کے بعد تو مریم
को ऐसा लगता था जैसे अभी के अभी उसकी जान निकल जाएगी। मरियम की उस हालत में भी उसकी सास और उसकी सोतन ने ही उसे संभाला था। रशीद को उसके हामला होने की खबर मिली तो वो भी खुशी से झूमने लगा और कहने लगा मेरा वारिस आएगा। अब तो रशीद भी मरियम का ख्याल रखने लगा था। कभी उसे फल लाकर देता तो कभी जूस लाकर देता था। रशीद अपनी माँ से कहता था अम्मा अब इसे बहुत ही ताकत वाली चीजें खिलाया करो ताकि मेरा बेटा मेरे जैसा हट्टा कट्टा मजबूत मर्द पैदा हो। मरियम का स्कूल छूट गया था लेकिन हर दिन अली स्कूल से वापसी के बाद 1 घंटे के लिए मरियम के घर चला जाता था। मरियम की सास को भी अली के आने जाने पर कोई एतराज नहीं था। अली हर दिन 1 घंटा मरियम को पढ़ाकर अपने घर वापस चला जाता था। अली मरियम से कहता था मैं तुझे हर दिन आकर पढ़ाया करूंगा, तेरी पढ़ाई अधूरी छोड़ने ना दूंगा। मरियम अली से कहने लगी मेरी जिंदगी अजाब बन चुकी है, इसकी बीवी बनकर और उसी के बच्चे की माँ बनकर। 15 साल की उम्र में ऐसी बातें शायद बाकी लड़कियां नहीं करती होंगी, लेकिन 15 साल की उम्र में ही मरियम बहुत बड़ी हो चुकी थी। मरियम की बातें सुनकर अली उससे कहता था कि मरियम सिर्फ तुझे अपने लिए पढ़ना है, यही पढ़ाई तेरे काम आएगी। खैर पढ़ने का शौक तो मरियम को भी था, इसलिए उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी थी। 9 महीने बाद सिर्फ 15 साल की उम्र में ही मरियम ने हर दर्द को भी सह लिया था। उस नन्ही सी बच्ची को तो ऐसा ही लगा था कि अब वो नहीं बच पाएगी। अपने गांव के एक छोटे से अस्पताल में मरियम ने एक बेटी को जन्म दिया था। बेटी के पैदा होने पर सबके चेहरे पर खुशी झलक रही थी, लेकिन रशीद का मुंह फुला हुआ था। रशीद मरियम से कहने लगा मनहूस औरत क्यों पैदा की तूने बेटी। तब मरियम की सास अपने बेटे से कहने लगी बेटा हो या बेटी खुदा का शुक्र अदा कर जो तू एक औलाद का बाप बन गया। तब रशीद कहने लगा मुझे नहीं चाहिए बेटी, तू ही पाल इसको या इस मनहूस सनम को दे दे जिसने 9 साल में मेरी एक औलाद ना पैदा की। मरियम तो खुद भी अभी एक छोटी सी बच्ची थी, वो भला कैसे एक नन्ही सी जान को संभाल पाती। इसलिए मरियम की बेटी को हर वक्त अनम संभाला करती थी। मरियम की बेटी के पैदा होने पर सबसे ज्यादा खुश तो अनम थी। अनम को देखकर तो ऐसा लगता था जैसे बेटी मरियम ने नहीं बल्कि अनम ने पैदा की हो। मरियम की बेटी को पैदा हुए अभी 3 महीने ही गुजरे थे कि रशीद पर फिर से बेटा पैदा करने का भूत सवार हो गया था। इस बार रशीद ने अपनी माँ और अपनी पहली बीवी को एक कमरे में बंद कर दिया और फिर मरियम को खींचकर अपने कमरे में ले गया। कमरे में जाते ही वो मरियम से कहने लगा जब तक तू मुझे बेटा नहीं देगी तुझे नहीं छोड़ूंगा। मरियम रोती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही, क्योंकि छोटी सी उम्र में मरियम ने बच्चा पैदा करने का जो दर्द सहा था वो दोबारा बच्चा पैदा करना नहीं चाहती थी। कम उम्र में जो दर्द जो तकलीफ मरियम ने सही थी उसका तो जी चाहता था कि वो खुद खुशी करके अपनी जान दे दे। रशीद फिर से अपनी मनमानी करने से बाज नहीं आया और कुछ ही महीने गुजरे थे कि मरियम फिर से प्रेग्नेंट हो चुकी थी। इस बार तो डॉक्टर ने भी बोल दिया कि इस लड़की में इतनी ताकत नहीं है कि ये हर साल में एक बच्चा पैदा कर सके। पहले बच्चे के वक्त ही बड़ी मुश्किल से हमने इस बच्चे की जान बचाई थी। अब अगर इस बच्चे को कुछ भी होता है तो इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। डॉक्टर की ये बात सुनकर मरियम की सास बहुत ही ज्यादा डर गई थी, क्योंकि जब से मरियम ने अपने ससुराल में कदम रखा था मरियम की सास ने उसकी देखभाल अपनी बेटी की तरह ही की थी। वो मरियम को बहू कम और बेटी ज्यादा मानती थी, लेकिन यकीन तो इस बात पर भी नहीं होता था कि मरियम की सास की कोख से रशीद जैसा जानवर कैसे पैदा हो गया था, जिससे ना तो लड़की की उम्र से कोई फर्क पड़ता था और ना ही वो ये सोचता था कि उसकी बीवी अभी इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लायक नहीं हुई है। रशीद जैसे जानवर को तो प्यार क्या होता है उसकी समझ ही नहीं थी। उसे अगर कुछ पता था तो बस इतना कि उसे बस अपना वारिस अपना बेटा ही चाहिए था। लेकिन ये मरियम की बदकिस्मती थी कि उसने दूसरी बार भी बेटी को ही जन्म दिया था, लेकिन दूसरी बेटी की पैदाइश के वक्त डॉक्टर ने साफ मना कर दिया था कि अब मरियम बच्चा पैदा नहीं कर सकती, वरना या तो बच्चा बचेगा या फिर मरियम खुद बचेगी। मरियम की सास ने उस डॉक्टर से कह दिया कि आप इस बच्चे का ऑपरेशन कर दें ताकि अब ये एक भी बच्चा पैदा ना कर सके। आप कुछ भी करें लेकिन मेरी बच्ची को कुछ भी नहीं होना चाहिए। अल्लाह ने मरियम को उसकी सास के रूप में उसकी माँ ही दे दी थी। दूसरी बेटी को देखकर रशीद आग बगूला हो गया और कहने लगा कि इस मनहूस ने भी बेटी ही देनी थी, तो क्या फायदा हुआ एक बेटा भी पैदा ना कर सकी। तू मेरे किसी काम की ना रही, किसी तीसरी औरत को
तलाश करता हूँ। और फिर कुछ दिनों बाद ही खबर मिली कि रशीद ने तीसरी शादी कर ली है और अब वो तीसरी बीवी के साथ अलग घर में ही रहता था। इसलिए रशीद अब अपने पुराने घर पर कम ही आता था, जहाँ मरियम और उसकी दोनों बेटियों को अनम ही पाल रही थी और मरियम भी अब सुकून भरी जिंदगी जी रही थी। क्योंकि रशीद नाम के जानवर से मरियम का पीछा छूट गया था, मरियम ने फिर से अपनी पढ़ाई शुरू कर दी थी और 26 साल की उम्र तक उसने अपना ग्रेजुएशन पूरा कर लिया था। अब तो मरियम की बेटियां भी स्कूल में पढ़ने लगी थी, लेकिन मरियम की बेटियां बचपन से ही अनम को ही अपनी माँ कहती थी। मरियम अब जॉब करने लगी थी और अली भी उसके साथ ही काम करता था। एक दिन अली और उसकी माँ नसीम मरियम के ससुराल आ पहुंचे और नसीम ने मरियम की सास से अली के लिए मरियम का हाथ मांग लिया। मरियम की सास कहने लगी कि आप तो जानती हो कि बचपन से ही इसने बहुत दुख सहे हैं। इसके बाप ने थोड़े से रुपयों की खातिर इतने बड़े आदमी से ब्याह करवा दिया और उसके बाद तो जो कुछ भी हुआ वो आप जानती हो। लेकिन नसीम कहने लगी, अली मरियम को पसंद करता है, अगर आप हामी भरो तो इस मासूम की जिंदगी सुधर जाएगी। तब मरियम की सास खुश हो गई और नसीम कहने लगे, अरे मरियम तो बचपन से ही मेरे दिल में बसती है। मैं और इसकी माँ ने तो बचपन से ही सोचा हुआ था कि हम अपने बच्चों की शादी आपस में करवाएंगे, लेकिन इस मासूम के बाप ने रशीद से मोटी रकम लेकर इसकी शादी कर दी। लेकिन आज अल्लाह ने फिर से मौका दिया है इसे, जिससे इसकी जिंदगी सुधर जाएगी और मेरी सहेली की रूह को भी सुकून मिलेगा। जब दोनों फैमिली ने शादी के लिए अपनी हामी भर दी तब मरियम ने इस शादी से इनकार कर दिया। मरियम ने शादी से इनकार करते हुए नसीम से कहा, खाला अब मैं अली की बीवी बनने के लायक नहीं रही और ना मैं बहू बनने की लायक रही हूँ। तब नसीम ने कहा, मरियम खबरदार जो दोबारा ऐसा कहा, इन सब में तेरी कोई गलती नहीं है। तब मरियम ने कहा कि मैं कभी आपको दादी बनने का सुख नहीं दे पाऊंगी, अब मैं कभी माँ नहीं बन पाऊंगी। मरियम किसी को धोखे में नहीं रखना चाहती थी, इसलिए उसने अपनी जिंदगी के सबसे बड़े सच को खुली किताब की तरह सबके सामने रख दिया था कि तभी अनम बीच में बोल पड़ी, पागल है तू माँ क्यों नहीं बन पाएगी। तब मरियम ने कहा, सासू माँ ने जो बातें डॉक्टर से कही थी सब सुनाई दी थी। अनम ने कहा, पागल तू माँ बन सकती है। बेहोशी के वक्त डॉक्टर ने मुझे और सासू माँ से कहा कि थोड़े वक्त के लिए तो बच्चे पैदा नहीं कर सकती, लेकिन ये कमी तुझे जिंदगी भर ना झेलनी पड़ेगी। डॉक्टर ने ऑपरेशन नहीं किया। ये सुनने के बाद तो सबके चेहरे पर खुशी छा गई थी और अब तो ऐसी कोई बात भी नहीं थी। रशीद को भी अपनी तीसरी बीवी से बेटा मिल चुका था, इसलिए उसे भी अब मरियम की जिंदगी से कोई मतलब नहीं रहा था। लेकिन एक बार फिर भी जब मरियम ने अपनी बेटियों के बारे में सोचा तब उसके कदम रुके जरूर थे, लेकिन फिर अनम का ख्याल आते ही उसने अपने मन को समझा लिया था, क्योंकि मरियम अपनी बेटियों को उनकी माँ से जुदा नहीं करना चाहती थी। बचपन से ही मरियम की दोनों बेटियां अनम को ही अपनी माँ मानती थी और अनम के लिए तो उसकी बेटियां ही उसके जीने का सहारा थी। इसलिए मरियम ने अपनी दोनों बेटियां हमेशा के लिए अनम को सौंप दी थी। उसके बाद अनम की सास ने रशीद से मरियम को तलाक दिलवाया और भी मरियम की शादी अली से करवा दी। नसीम तो बचपन से ही मरियम को माँ का प्यार देती आई थी, लेकिन अली के प्यार ने तो मरियम की जिंदगी में मिठास भर दी थी और इसी मिठास ने नसीम को पूरे गांव में मिठाइयां बांटने का मौका दे दिया था। जब शादी के 2 साल बाद ही मरियम ने चांद जैसे बेटे को जन्म दिया था। अल्लाह ने मरियम से बचपन में जो माँ का प्यार छीन लिया था, उसके बदले में अल्लाह ने उसकी झोली में दो माँ का प्यार और एक बड़ी बहन का प्यार डाल दिया था और आज मरियम अपने नए खानदान में अली और अपने बेटे के साथ एक खुशहाल जिंदगी गुजार रही है। दोस्तों, इस कहानी को लेकर मुझे बस इतना ही कहना है कि हमारे मुल्क में लड़कियों की शादी के 18 साल बाद तय तो कर दी गई है, लेकिन आज भी ऐसे कई लोग हैं जो बिना कुछ सोचे समझे बस एक रस्म व रिवाज के नाम पर अपनी कम उम्र बेटियों की शादी करवा देते हैं। लेकिन अब इन रस्म व रिवाज को बदलने का वक्त आ गया है, इसलिए आप लोगों से मेरे हाथ छोड़कर बस एक ही दरख्वास्त है कि अगर कहीं भी ऐसी छोटी और कम उम्र बच्चियों की शादी होते देखने को मिले तो इनके माँ बाप को समझाए ताकि वो अपनी बच्ची को छोटी सी उम्र में शादी जैसे बंधन में ना बांधे। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।